हेलो बच्चों, हम लोग यहाँ से पेपर 2 के सॉल्यूशंस अब इनको देखना स्टार्ट करेंगे। पेपर 2 में अगर डिफ़िकल्टी लेवल देखें तो 18 में से कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो सिंपल हैं, डायरेक्ट हो ही जा रहे हैं, लेकिन कुछ 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी है, उनको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले हम देखें, इसमें किसी वायर का हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, उसकी लेंथ, सेल, माने बहुत सारा डेटा दे रखा है, और लास्ट में हमसे पूछा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अब देखें, सबसे पहले हम लोग ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करेंगे। उसको रो एल अपॉन ए से या एल अपॉन सिग्मा ए, इससे हम इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो जब हम वैल्यू रखना शुरू करेंगे, लेंथ हमें 100 मीटर दिया हुआ है, कंडक्टिविटी इसकी ये दे रखी है, तो 2 × 10⁸ ये इसकी कंडक्टिविटी हो जाती है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका 0.5 स्क्वायर मिलीमीटर दे रखा है, तो इसको हम 0.5 × 10⁻⁻6 ऐसे लिख देंगे। तो ऐसा करने पर इसकी वैल्यू हमें रेजिस्टेंस की 1 ओम मिल जाती है। अब हम देखें कि सर्किट में करंट कितना आ रहा, तो करंट को हम सिंपल ओम्स लॉ से लिख देंगे, V/R इक्विवेलेंट से। तो हमें सेल का EMF 2 वोल्ट दिया हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ सेल का EMF दिया हुआ हमें 2 वोल्ट, और सेल का ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी 1 ओम है, और जो वायर है उसका रेजिस्टेंस 1 ओम हमने ये निकाल लिया है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 + 1 यानी 2 आ गया है। इससे हमें करंट की वैल्यू मिल गई 1 एम्पियर। अब करंट 1 एम्पियर है, अब यहाँ से हम लोग करंट और ड्रिफ्ट स्पीड को जोड़ने वाला रिलेशन लिख देते हैं, I = NE/AVD। अब इसमें मेन है N कैसे निकालेंगे। करंट तो हमें I पता चल लग ही गया है। नंबर डेंसिटी को लिखने के लिए हम लोग वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी इनटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसके लिए एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास, इसको लिखा जा सकता है इनटू EA और VD। अब इस एक्सप्रेशन में सब वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं हम लोग। करंट की वैल्यू आ रही है 1, रो यानी इसकी डेंसिटी हमें दे रखी है, तो ध्यान रखेंगे कि ये रेजिस्टिविटी है, डेंसिटी के लिए ये वाला टर्म है। तो हम डेंसिटी की वैल्यू रखें इसमें 6.35 × 10⁻3। एवोगैड्रो नंबर सिंपली दे रखा है 6 × 10⁻23। मोलर मास भी हमें दे रखा है 63.5, ये ग्राम में है तो इसको किलोग्राम में कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन का चार्ज यहाँ से लिख देंगे, एरिया वही पहले की तरह, और VD। इसको यहाँ से सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो चीज़ें काफ़ी आराम से कैंसिल हो आके 1/4.8 मिलीमीटर पर सेकेंड इस तरीके से आ जाएगी, जो कि लगभग 0.208 मिलीमीटर पर सेकेंड लिखा जा सकता है। तो इससे हमारा इसका आंसर ऑप्शन नंबर C बैठता है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ें तो ये लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, और उसमें भी सीरीज डिसइंटीग्रेशन का कंसेप्ट इसमें यूज़ हो रहा है। कि मान लेते हैं कि इसमें दे रखा है कि कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई X किसी कांस्टेंट रेट अल्फा पर सेकेंड से तो प्रोड्यूस हो रहा है, फिर बाद में डीके भी हो रहा है। तो मान लेते हैं A कोई न्यूक्लियाई था जिससे X बन रहा है, और X का जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो अल्फा है, बाद में X जो है डीके हो जा रहा है Y में। तो ऐसे टाइम पे जब भी हम लोग X का डीके रेट देखेंगे -dnx/dt, इसके लिए हमें अल्फा और माइनस लैम्डा इंटू nx ये देखना पड़ेगा। तो इसमें अल्फा तो क्या हो गया, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन, इस रेट से ये न्यूक्लियाई बन रहे हैं, और लैम्डा इंटू nx हो गया इसका रेट ऑफ डीके। तो जो नेट चेंज हुआ n की वैल्यू में वो इस तरीके से आ सकता है dnx/dt। अब इसको जब हम लोग dn अपॉन अल्फा माइनस लैम्डा n इक्वल टू dt
अब ऐसा करके इसको इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो इसके इंटीग्रेशन करने से जो रिजल्ट आएगा वो मैं थोड़ा लिख दूं। इंटीग्रेट करके n की वैल्यू अल्फा अपॉन लैम्डा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इस तरीके से आ जाएगी। ये n एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया। अब हमें रेट ऑफ डी के यहाँ से निकालना है, डी के रेट dn बाई डी टी। उसके लिए जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास अल्फा और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इसके बराबर आ जाएगी। अब हमें इसमें हीट लॉस निकालना है, तो मैं एक बार फिर से कर लेता हूँ कि जो रिलेशन dn बाई डी टी का हम लोगों ने यहाँ से निकाला था वो अल्फा और 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी इसके बराबर आ रहा है। अब हमें ये देखना है कि एनर्जी का जो रेट है वो किस रेट से एनर्जी निकलेगी। हर एक न्यूक्लियाई से निकलने वाली एनर्जी का रेट वैल्यू ई नॉट दे रखा है, तो ई नॉट इंटू डी एन बाई डी टी ये हमें बताएगा कि किस रेट से एनर्जी रिलीज हो रही, और इसी को हम लोग एम इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर इसके बराबर कहते हैं। तो यहाँ से जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू ई नॉट अपॉन एम एस इंटू ई नॉट अपॉन एम एस और इंटू डी एन बाई डी टी ऐसे आ जाएगी। अब डी एन बाई डी टी का जो हम लोगों ने फंक्शन निकाला है वो यहाँ रख दिया जाएगा, अल्फा 1 माइनस ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। इससे हमें जो ऑप्शन मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए, ये इसका करेक्ट आंसर आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें हम लोग। थर्ड क्वेश्चन देखें, बीम ऑफ पॉलीक्रोमेटिक लाइट, और इसके लिए एक प्रिज्म से लाइट पास कर रही है जिसका एंगल हमें दे दिया है। इस प्रिज्म का एंगल दे रखा है 6 डिग्री। यहाँ खास बात यह है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता हुआ दिया है। अल्फा बीटा कांस्टेंट की वैल्यू माइक्रोमीटर के ऑर्डर में दी है। अब हमें ये पूछा है लैम्डा मिनिमम डेविएशन के लिए जो एंगल आएगा। तो हम लोग अगर डेविएशन का थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला लिखें तो n माइनस 1 इंटू ए से लिखा जा सकता है। इसमें n का जो भी फंक्शन है ये पुट करा जा सकता है, a लैम्डा प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए। ये हमें एंगल ऑफ डेविएशन मिल गया है। अब इसको मिनिमाइज करने के लिए हम इसको वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो इसको वेवलेंथ के रेस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है a माइनस 2 बीटा अपॉन लैम्डा क्यूब टाइम्स a और इक्वल टू 0 इसको रखने पर यहां से लैम्डा क्यूब हमें मिल जा रहा है, वो है 2 बीटा अपॉन अल्फा। ये अल्फा है। अब जब इसमें वैल्यू रखी जाएंगी 2, बीटा की वैल्यू दे रखी है 0.096 और अल्फा की वैल्यू हमें दी गई है 3। तो यहाँ से जब हम लोग इसको देखें तो ये वैल्यू 0.064 लैम्डा क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे तो 0.4 माइक्रोमीटर ये लैम्डा की वैल्यू आ जा रही है। अब हमें डी मिनिमम की वैल्यू निकालनी, तो डी मिनिमम निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में इस लैम्डा की वैल्यू रख देते हैं। तो अल्फा हम लोग देख रहे हैं हमें 3 वैल्यू दी हुई है, लैम्डा की वैल्यू 0.4 प्लस बीटा की वैल्यू 0.096 अपॉन लैम्डा स्क्वायर हमें करना, लैम्डा स्क्वायर यानी 0.4 और इसका स्क्वायर -1 और इनटू इसका प्रिज्म का एंगल जो कि 6 डिग्री दिया है, और इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करने पे ये वैल्यू 4.8 डिग्री आ जा रही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें आंसर नंबर बी से मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें पहले कंसेप्ट को हम लोग समझ लें कि इसमें कोई पार्टिकल है, उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है और वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसके सर्कल का रेडियस कुछ r है, उस पर लगने वाला फोर्स हमें दे रखा है।
अब ऐसे में ये बोला गया है कि इसकी पोजीशन को, ये इसके r डिस्टेंस को थोड़ा सा हमने यहाँ से चेंज करके कुछ dr डिस्टेंस से बढ़ा दिया है। अब dr डिस्टेंस से बढ़ाने के बाद अब इसका जो मोशन होगा अब वो सर्कुलर ना रह के कुछ और कर्व में हो जाएगा, मान लेते इलिप्टिकल जैसा शेप हो जाएगा। तो ऐसे में बोला जा रहा है जो r की वैल्यू है फ्रॉम सेंटर ये भी पीरियोडिकली वेरी करती है। इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हम इस चीज़ को निकालना चाहते हैं। तो अब जरा इस सवाल को अगर लेके चलें हम लोग सबसे पहले इसकी एनर्जी लिखेंगे, टोटल एनर्जी। इस टोटल एनर्जी को लिखते टाइम एक तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखनी होगी। काइनेटिक एनर्जी को एंगुलर मोमेंटम्स के टर्म में लिखें तो L²/2 टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये काइनेटिक एनर्जी हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इंटीग्रेशन F dr, जो भी F का फंक्शन दिया है उससे पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ जाएगा। अब इसमें हम लोग I की जगह mr² मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख दे रहे हैं और इस पोटेंशियल फोर्स वाले फंक्शन को इंटीग्रेट करके जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन आ गया वो k-k/r ऐसा आ गया है। ये हमें एनर्जी का फंक्शन मिल गया। अब जब पार्टिकल r = r0 पे है तब जो एनर्जी है उसकी वो मिनिमम वैल्यू पे है, ई मिनिमम वैल्यू की, उसके बाद एनर्जी बढ़ेगी। तो जो मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू है उसके लिए हम देखने के लिए कि इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हमें 0 मिल जानी चाहिए। मैक्सिमम मिनिमम के कंसेप्ट से चलें तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पे वैल्यू मिल रही है -L²/mr³ प्लस kr², k/r²। और इसको हम लोग 0 रखेंगे ताकि हमें यहाँ से r0 की वैल्यू मिल जाए। तो जो r0 है वो हमें मिल रहा है k/ml² के बराबर। अब हम लोग इसका वेव प्रोपेगेशन जो k इफेक्टिव होता है वो निकालने की कोशिश करेंगे। k इफेक्टिव निकालने के लिए हमें एनर्जी का ही ग्रेडियंट निकालना है, वो भी किधर, जब r r0 के बराबर है, इक्विलिब्रियम वाली सिचुएशन। तो एक बार हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट, मतलब सेकंड डिफरेंशिएशन निकालना है, d2e/dr² एट r = r0, इससे k इफेक्टिव आएगा। तो इसको करने के लिए एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करने पर, जैसे इसको एक बार और डिफरेंशिएट करा जाए तो ये वैल्यू आ जा रही है 3L²/mr⁴ और -2k/r²। अब इस जगह पर r की ये वैल्यू रखी जा सकती है जो हमने यहाँ निकाली है। r की ये वैल्यू रख देने पर ये वैल्यू हमें r की वैल्यू ये रख देंगे तो हमें फाइनल वैल्यू k इफेक्टिव की ऐसे मिलती हुई दिखाई पड़ रही, m³ k⁴ एंड L⁴ ये इसकी वैल्यू आ जा रही। तो यहाँ से हमें k इफेक्टिव मिल गया। तो टाइम पीरियड अब लिखा जा सकता है t = 2π√m/k। k की जगह ये वैल्यू रख देंगे हम लोग, m³ k⁴ एंड L⁴। और ऐसा रखने पर L⁶ आएगा इसमें। ओके, L⁶। तो ये L⁶ यहाँ रख देंगे और ऐसा रखने पर हमें जो फाइनल वैल्यू मिलेगी t की 2πml³/k²। यानी इससे जो हमें ऑप्शन नंबर मिलता है इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सेक्शन 2 का है, जिसकी रूल्स इस तरीके से हैं कि 5 क्वेश्चन है, इसमें 1 और मोर देन 1 करेक्ट आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल प्रिज्म और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें अगर देखने लगे तो कुछ चीज़ें अगर सिंपली देखें तो आराम से हो भी जा रही हैं और कुछ चीज़ें मुश्किल में डाल भी सकती। तो जैसे पहले हम लोग इस E1 और I2 को रिलेट करने की कोशिश करें
तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होने के लिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को बराबर होने के लिए E1 और I2 तो बराबर होंगे ही होंगे। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें बताएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से E1 और I2 को हमने बराबर कर दिया है। अब पहले पोर्शन में ये बोला गया है कि दोनों प्रिज्म अगर मिनिमम डेविएशन कंडीशन में हैं, तो मिनिमम डेविएशन कंडीशन में ये चीज़ देखी जाती है कि जो अंदर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है ये तो a/2 के बराबर बनता है, और I1 और E1 एंगल ऑफ इमरजेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं स्नेल्स लॉ लिखते टाइम कि साइन I1 इक्वल टू n साइन R1 यानी अंदर बनने वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको a/2 लिखा जा सकता है, और इक्वल टू साइन E2। ये पहले रिफ्रैक्शन के लिए या पहले प्रिज्म के लिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये हो जाती है। अब हम दूसरे प्रिज्म के लिए देखें तो साइन I2 इक्वल टू n2 साइन A2/2 और इक्वल टू साइन, ये E1 है, साइन E2। ये रिलेशन दूसरे प्रिज्म के लिए। अब दोनों के लिए ही मिनिमम डेविएशन की कंडीशन है तो दोनों ट्रू होंगे। अब क्योंकि E1 और I2 बराबर हैं तो साइन E1 और साइन I2 भी बराबर होंगे। देयरफॉर हम कह सकते हैं n1 साइन A1/2 ये बराबर होगा n2 साइन A2/2 के। और इससे हमें साफ साफ मिल जा रहा है कि n2/n1 इसकी जो वैल्यू आएगी साइन A1/2 और अपॉन साइन A2/2। तो इससे हमारा पहला ऑप्शन करेक्टली चेक हो जा रहा है। दूसरे ऑप्शन में देखें कि केवल प्रिज्म 2 के लिए मिनिमम डेविएशन है। तो अगर प्रिज्म 2 के लिए मिनिमम डेविएशन कंडीशन देखें तो ये कंडीशन आ रही है निकल के कि साइन I2 और n2 साइन A2/2 के बराबर होना चाहिए। फिर I2 E1 के बराबर भी आ जाएगा इस कंडीशन से, तो हम ये कह सकते हैं कि साइन E1 ये बराबर हो जाएगा n2 साइन A2/2 के लिए फॉर मिनिमम डेविएशन कंडीशन ऑफ प्रिज्म 2। बट प्रिज्म 1 इज नॉट नेसेसरली इन मिनिमम डेविएशन कंडीशन, तो E1 और I1 बराबर होंगे ये हम लोग नहीं कह सकते। तो एज E1 इज नॉट नेसेसरली इक्वल टू I1, तो इसलिए हम लोग बी ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा ऐसा स्टेटमेंट या ऐसा कंक्लूजन नहीं बना सकते, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। अब हम सी ऑप्शन में देखें, सी वाला और इंटरेस्टिंग है कि दोनों को ही मिनिमम डेविएशन पे लगाया जाए और आपका जो थिन प्रिज्म का अगर हम लोग डेविएशन मान के चलें, थिन प्रिज्म का अप्रोक्सीमेशन मान के चलें, तो उस केस में हम ये देखें कि ये अगर रिफ्रैक्टेड रे है, इसी रिफ्रैक्टेड रे को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, ये प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी। ऐसे ही सिमिलरली ये वाली रिफ्रैक्टेड रे भी प्रिज्म के बेस के पैरेलल होगी। तो ऐसे में ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी 90 बनेगा, सिमिलरली ये एंगल भी 90 बनेगा। तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा के इक्वल हो जाना चाहिए। तो इसके 180 माइनस थीटा के बराबर होने से ये होगा कि अब हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच का रिलेशन भी आसानी से देखा जा सकता है। अब उस रिलेशन को देखने के लिए हम ये देख रहे हैं कि अब हमें यहाँ पर इन दोनों एंगल को भी सिमेट्रिकली बराबर बोलना है। तो हम ऐसे देखें कि यहाँ से जो ट्राइंगल बनेगा एक, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो इस साइड जो एंगल बन रहा है इस एंगल को R1 बोल दे रहे हैं हम लोग, और इस साइड जो एंगल बन रहा है इस एंगल को R2 बोल दे रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 और प्लस बीच में ये जो एंगल बना है 180 माइनस थीटा, तो ये तीनों एक ट्राइंगल बना रहे हैं और इस ट्राइंगल का में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर आना चाहिए। तो इससे एक रिलेशन ये मिल गया कि हमें R1 प्लस R2 किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के बराबर। अब मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में R1 A1/2 के बराबर होगा और R2 A2/2 के बराबर होगा। फिर मिनिमम डेविएशन इन केस ऑफ थिन प्रिज्म जब हम लोग देखें तो डेल्टा की वैल्यू आती है
n-1 इंटू ए। इससे हमें a की वैल्यू डेल्टा अपॉन n-1 जैसी मिल जाती है। तो यानी जब a1 की वैल्यू लिखेंगे तो ये डेल्टा 1 अपॉन 2 n1-1 और a2 की वैल्यू लिखेंगे तो डेल्टा 2 अपॉन 2 n2-1 इक्वल टू थीटा के बराबर आ जाना चाहिए। तो इससे हमारा सी ऑप्शन भी करेक्टली चेक हो जा रहा है। नेक्स्ट हम लोग ऑप्शन नंबर डी को चेक करेंगे कि एट इफ प्रिज्म 1 इज मिनिमम डेविएशन कंडीशन। तो प्रिज्म 1 के मिनिमम डेविएशन की कंडीशन ये है, देन साइन I2 इक्वल टू n1 साइन, इसके बराबर होना जरूरी है। तो हम देखें इस स्टेटमेंट को, देखें कि जो साइन E1 है वो इक्वल टू आ रहा है n1 साइन A1/2 के, और इसमें E1 और I2 ये बराबर होंगे तो साइन I2 को भी बराबर लिखा जा सकता है n1 साइन A1/2। अब ऐसे में दूसरा प्रिज्म कैसे रखा है, इससे मतलब नहीं है मिनिमम डेविएशन। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी भी करेक्टली चेक हो रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर आएंगे ऑप्शन नंबर ए, नंबर सी एंड डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशन सब मिला के एक क्वेश्चन बना है। तो इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल को एक्स वाई प्लेन में कुछ वेलोसिटी दी गई है। ग्रेविटी यहाँ पर एज यूजुअल है ही, ग्रेविटी के लिए डायरेक्शन -j कहते हैं, यानी -y में। पहले 0.2 सेकेंड तक ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे एग्जिस्ट करता है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, और 0.2 सेकेंड्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड बंद होके एक मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस में आ जाता है। तो सबसे पहले हम देखें इसका मोशन। तो ये ओरिजिन पे पार्टिकल है लेट्स से, तो इसके पास वेलोसिटी के कंपोनेंट जब हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे तो वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट इस पे आएगा उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1, और y कंपोनेंट वेलोसिटी का दे रखा है हमें 2। तो ux हम लोग कह सकते हैं 1 है और uy हमारे पास 2 है। ऐसे ही एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन जो x डायरेक्शन में आएगा वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है हमें 1i क्या। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो QE/m से। तो जब हम Q की वैल्यू रखेंगे 1 माइक्रो कूलम, मास 1 मिलीग्राम है तो ये भी 10⁻⁻6 किलोग्राम हो गया, और E की वैल्यू 1 रख देंगे तो यानी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन x में है। y में एक्सेलरेशन देखेंगे तो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से, ग्रेविटी की वजह से, और उसकी वैल्यू है -10। अब हम देखें t इक्वल टू 0.2 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी और इसकी ये सब चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल फ्रॉम, तो पहले 0.2 सेकेंड तक देखें तो एट t इक्वल टू 0.2 सेकेंड अगर हम लोग इसकी वेलोसिटी निकालने देखें तो x वाली वेलोसिटी, उसके लिए इनिशियल वेलोसिटी 1 है, एक्सेलरेशन भी 1 है, इनटू टाइम 0.2 सेकेंड। x में जो वेलोसिटी मिली वो तो आ गई 1.2 मीटर पर सेकेंड। y वाली वेलोसिटी देखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी y में 2 है, एक्सेलरेशन -10 और इनटू 0.2, यानी y वाली वेलोसिटी क्या हो गई है 0। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा कुछ करेगा, लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल में भी कुछ एक्सेलरेशन इसमें है। तो ये होगा यहाँ पर जाके t इक्वल टू 0.2 सेकेंड पे इसकी y वाली वेलोसिटी 0 हो जा रही है और x वाली 1.2 हो जा रही। अब हम ये देखें कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इसमें लग भी जाता है j कैप में तो मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि खुद j कैप में होगा तो j कैप में मैग्नेटिक फील्ड का कोई फोर्स नहीं आ सकता। तो y डायरेक्शन में अभी भी ग्रेविटी ही मोशन को कंट्रोल कर रही होगी, और पहले भी ग्रेविटी का ही फोर्स था जो y डायरेक्शन में चल रहा था। तो अगर हमें जब भी वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम xz प्लेन ये पता लगानी है तो कुल मिला के y कोऑर्डिनेट ही इसका पता लगाना है। तो उसके लिए हम y में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन इन दोनों पॉइंट्स पे लिख के देख लेते हैं, 0.3 और 0.2 पे। तो y में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 2 और t एक्सेलरेशन है -10/2 और इंटू t²। तो इसमें जब हम लोग t की वैल्यू 0.2 सेकेंड 0.3 सेकेंड रखेंगे तब y हमें 0.15 मीटर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसको 15 सेंटीमीटर कहा जा सकता है।
लेकिन जब t इक्वल टू 0.4 सेकेंड इसमें रखा जा रहा है तब y की वैल्यू 0 आ जा रही, y की वैल्यू 0 आ गई, तो y की वैल्यू 0 आ गई है, यानी 10 सेंटीमीटर वाला ऑप्शन गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए सही आ गया है, बी रॉन्ग है। वहीं अब रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें t ग्रेटर देन 0.2 के बाद, तो आप देखें इसके पास केवल हॉरिजॉन्टल में या x में वेलोसिटी बची है यहाँ पर, और आफ्टर दिस मोमेंट एक मैग्नेटिक फील्ड y एक्सिस में आ गया है। तो ऐसे में पार्टिकल क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी ली हुई है तो सर्कुलर मोशन करता है। उस सर्कुलर मोशन का जब रेडियस लिखेंगे तो सिंपल फॉर्मूले से हम लोग इसको लिख देंगे mv/qb। वैल्यू रखना स्टार्ट करें तो m वही 10⁻⁻6 किलोग्राम, q 10⁻⁻6 कूलम, वेलोसिटी जो x में वेलोसिटी आई है यानी 1.2, और मैग्नेटिक फील्ड हमें दे रखा है 6। इससे हमें r की वैल्यू 0.2 मीटर या 20 सेंटीमीटर मिलती हुई दिखाई पड़ रही। तो ये स्टेटमेंट भी सही। बोला पार्टिकल विल बी इन एक्जेक्ट प्लेन एट t इक्वल टू 0.3, ये हम लोगों ने निकाल लिया है। t इक्वल टू 0.4 रखने पर y की वैल्यू 0 आ रही, y 0 होना ही एग्जैक्ट प्लेन में होने के बराबर है। तो ऐसे में 0.35 सेकेंड पे वो एग्जैक्ट प्लेन में नहीं है, इसलिए y इक्वल टू 0 कब हो रहा है, t इक्वल टू 0.4 सेकेंड में, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत पाया गया। तो इसमें a और c ये दो ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस क्वेश्चन 7 में फिजिक्स वाला पार्ट तो काफ़ी कंफर्टेबल है, लेकिन मैथ्स में कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ गई। तो हम देखें इसमें कि ऐसे दो पार्टिकल रखे हुए हैं, एक का चार्ज q दूसरे का चार्ज m टाइम्स q, फिर इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखें a, b और ma, mb। इसमें हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट मान लेते हैं, लेट्स से p, और उस जनरल पॉइंट के कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। अब ऐसे में दोनों चार्जेस की वजह से हमें इस पॉइंट p पे पोटेंशियल निकालना है। तो अगर हम पहले चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालें v1, तो उसकी वैल्यू आ गई kq अपॉन जो भी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी। उसके लिए हम सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले को लेके चले तो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर, ये v1 की वैल्यू k यहाँ पे आ जाती। वहीं v2 की वैल्यू देखें तो k इंटू एम क्यू, ये चार्ज हो गया, और अब डिस्टेंस यहाँ से देखेंगे तो x माइनस एम ए इसका होल स्क्वायर प्लस x माइनस एम बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब मॉड ऑफ v1 लिख रहे हैं तो ये x माइनस ए इसका होल स्क्वायर और y माइनस बी इसका होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड ऑफ k टाइम्स एम क्यू अंडर रूट x माइनस एम ए इसका होल स्क्वायर प्लस ये y है एक्चुअली y माइनस एम बी इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से बहुत लेंथी कैलकुलेशन है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग। तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ऐसा कुछ रिलेशन आ जा रहा है, x माइनस एम ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस एम बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर टाइम्स x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर टाइम्स x माइनस b इसका होल स्क्वायर। अब हमारे हाथ में इतना ही करने को रह गया कि एक एक करके m की वैल्यू रखी जाएंगी। तो जब आप m की वैल्यू सबसे पहले -1 रखते हैं तो देखें चीज़ें कहाँ लेके आ रही हैं। x की वैल्यू -1 रखने पे m की वैल्यू -1 अगर हम लोग रख दें तो इक्वेशन कैसे चेंज हो रही है। तो हमने लिखा है इसको x प्लस 1 रादर x प्लस a x प्लस a इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस b इसका होल स्क्वायर। तो इसमें जब हम दोनों साइड एक्सपेंड करेंगे तो x स्क्वायर a स्क्वायर ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं, इधर से 2ax इधर से -2ax, ये ऐड होके 4ax
और इधर से 2by, इधर से -2by, ये ऐड होके 4by और ये इक्वल टू 0 आ जाएगा, जिससे ax प्लस by इक्वल टू 0, ये कंडीशन मिल जाएगी, जिससे हमारा पहला ऑप्शन क्लियरली सेट बैठ रहा है सही से। इसके बाद हम m इक्वल टू 2 इसमें रखना स्टार्ट करेंगे, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, x माइनस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस a होल स्क्वायर प्लस 4y माइनस b इसका होल स्क्वायर, y माइनस b और इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर आपको इस सर्कल की इक्वेशन मिल जा रही है। इसको हम कर लेते हैं आगे। तो इसमें देखा जाए तो एक्स स्क्वायर, इधर 4x स्क्वायर, इधर 4a स्क्वायर, इधर 4a स्क्वायर, ये कैंसिल हो जा रहे हैं। इसका 4b स्क्वायर और 4b स्क्वायर ये कैंसिल होगा। तो हम देखें यहाँ से क्या क्या बच रहा है हमारे पास, 4ax प्लस 4by, एक्स स्क्वायर माइनस 4ax और प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4by, 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर वो साइड कैंसिल हो जा रहा है और इधर 4x स्क्वायर माइनस 8ax और इधर से 4y स्क्वायर माइनस 8by, ये वैल्यू ऐसे हो गई। तो अब जरा इनको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये टर्म ऐसा हो गया, माइनस 4ax माइनस 4by और ये इक्वल टू 0, ऐसा रिलेशन आ रहा है। अब इसको अगर हम इक्वेशन वाइज देखें और कुछ सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस तरीके का परफेक्ट स्क्वायर सा बनता हुआ दिखेगा, 4/9 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसको कंपेयर करने में दिख रहा है कि एक सर्कल की इक्वेशन है जिसके सेंटर और रेडियस हमें दिखा रखे। ऐसे ही जब इसमें हम m इक्वल टू -2 रखेंगे, वो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर देता हूँ। m इक्वल टू -2 रखने पे x प्लस 2a इसका होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2b इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस a इसका होल स्क्वायर प्लस 4x माइनस b इसका होल स्क्वायर। और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो थर्ड ऑप्शन में हमें सी ऑप्शन है, इस वाले सर्कल की भी इक्वेशन आ जाएगी। अब m इक्वल टू -3 रखने पर भी एक सर्कल की ही इक्वेशन या एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिसमें एटलीस्ट लीनियर रिलेशन तो नहीं होंगे, क्योंकि x स्क्वायर वाले टर्म कैंसिल नहीं हो रहे होंगे। तो डी ऑप्शन तो बिना देखे ही हम लोग बता सकते, इतनी कैलकुलेशन करके तो नहीं आ पाएगा। तो इस तरीके से इसमें a, b और c हो जाएंगे सही। तो इसमें इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक डाइपोल प्लस x एक्सिस में रखा हुआ है, उसकी डायरेक्शन ऐसी है, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड y एक्सिस में स्विच ऑन करा जाता है। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो डाइपोल का एंगल है वो 90 डिग्री है। कुछ देर तक इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ये डाइपोल रोटेट होता है और रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑफ कर दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो थ्रू आउट इसी डायरेक्शन में रहा है, डाइपोल रोटेट होके कुछ और एंगल पे आ गया है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाद में जो एंगल थीटा एफ दिया है ये हमें आई कैप एक्स एक्सिस से दिया है। तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जो एंगल बनेगा वो 90 माइनस थीटा है। तो पहले पार्ट को तो हम तुरंत देख के बता सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास तभी डिफ्लेक्ट होता है जब कोई नेट फोर्स हो। अब डाइपोल पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेट फोर्स है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास तो कहीं भी डिफ्लेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट को देखें तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन से चले या वर्क एनर्जी थ्योरम। तो इसमें जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग पीई अब कॉस थीटा फाइनल, यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल लिखना है 90 माइनस थीटा एफ, और इनिशियल एंगल हमारे पास 90 डिग्री। अब इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये सब वैल्यू रखना शुरू करें तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया में दो पार्टिकल का मास 2m, सेंटर से डिस्टेंस इनकी d/2 इसका होल स्क्वायर और इंटू ओमेगा स्क्वायर। और जब यहाँ वैल्यू थीटा एफ की जगह हम लोग π/6 रखेंगे तो पीई कॉस 90 माइनस π/6 कॉस 60 डिग्री बन जाता है।
ये 1/2 और cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है यहाँ से। तो जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है, md²/4 ओमेगा स्क्वायर ये आ रहा है pe/2 के बराबर। इससे हमें ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 2, p की जगह हम लोग लिख दे रहे हैं q इंटू डी और e अपॉन md²। इससे जब ओमेगा सॉल्व करेंगे तो √2QE अपॉन md, यानी सेकेंड ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही आ जा रहा। अब सी ऑप्शन को चेक करना है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क डन के बराबर लिखा जा सकता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन फिर से हम लोग PE cos 90 माइनस π/3 को मैं 60 डिग्री लिख दे रहा हूँ, और माइनस कॉस इनिशियल एंगल 90 डिग्री इसको लिख दिया है। अब PE को हम लोग लिख सकते हैं, P को Q इंटू डी टाइम्स E cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। ये यहाँ पर एक्सप्रेशन आना चाहिए जो कि इसके जैसा नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। अब बोला जा रहा है फॉर थीटा इक्वल टू π/4, थीटा एफ अगर π/4 के बराबर है, डाइपोल रोटेट्स अराउंड इट सेंटर ऑफ मास विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी t इक्वल टू t। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक इस पे रहेगा तब तक इस पे वर्क करता रहेगा, इसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देता रहेगा, टॉर्क लगेगा। और ऐसे में जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगना बंद हो जा रहा है तो उसके बाद इसकी एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, और उसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट करना स्टार्ट कर देगा ये। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर डी ये इसका सही हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और डी सही है, बाकी दोनों सही नहीं। अब इस क्वेश्चन में देखें तो बड़े ध्यान से देखने की ज़रूरत है कि पहले ए से बी प्रोसेस सडनली हुई। इनिशियली स्टेट इनक्लोज इन अ मेटल फ्रिक्शनलेस पिस्टन हो गया, गैस इज सडनली कंप्रेस्ड। तो सडनली कंप्रेशन को हम लोग एडियाबैटिक प्रोसेस मान के चलेंगे। तो यहाँ हमें वॉल्यूम V0 और यहाँ वॉल्यूम V0/3 इसके जैसा बता रखा है। तो यहाँ वॉल्यूम V0/3 हो गया है, तो ये एडियाबैटिक प्रोसेस हो गई जो भी ग्राफ से भी सही दिखाई पड़ रही है। फिर बोला नाउ कीपिंग द पिस्टन स्टेशनरी सिलेंडर इज सबमर्ज्ड इन अ वाटर बाथ अंटिल गैस रीचेज द टेम्परेचर। तो ऐसे में पिस्टन स्टेशनरी है, गैस का वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ, तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस भी दिखाई पड़ रही है। और फाइनली उसको वाटर बाथ में समझ रखते हुए स्लोली वॉल्यूम को चेंज करा गया है वापस, यानी आप फाइनल प्रोसेस को आइसोथर्मल कह सकते हैं, आइसोथर्मल ही होगी। तो इस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट स्कीमेटिक डायग्राम हमें दिखा रहा है। अब हम लोग कुछ कैलकुलेशन करें तो हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी ए से भी मिल जानी चाहिए। तो ए से बी अगर टेम्परेचर हमें निकालना है तो टी V⁻⁻⁻1 कांस्टेंट होता है। इस चीज़ को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। पॉइंट ए पे टेम्परेचर हमें दे रखा है 300 केल्विन और वॉल्यूम है V0। मोनो एटॉमिक गैस है तो गामा की वैल्यू 5/3 हम लोग लिख के चलेंगे, और बराबर फाइनल टेम्परेचर कुछ T है, वॉल्यूम V0/3 है, और इसकी वैल्यू 5/3 - 1 फिर से हमने गामा के रख दी। तो यहाँ से जब हम लोग T की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 300 इंटू 3⁻²/3 ऐसे आएगा। तो इसको हम लोग 300 इंटू 9⁻1/3 लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू 2.08 हमें दी हुई है, तो ये बन जाता 300 इंटू 2.08, और ये मल्टीप्लाई करके 624 केल्विन, ये फाइनल टेम्परेचर आ गया है। अब अगर हमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना है तो हम सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे NCV∆T। एन हमें नंबर ऑफ मोल्स दे रखा है 10, CV यानी 3R/2, और ΔT हम लोग देखें तो 624 - 300, तो ये आ गया हमारे पास 15R इंटू 324। तो इसको सॉल्व करने पर 4860R, यानी ये वैल्यू करेक्ट आ जा रही है हमारी। तो बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट हमें पूछा नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन द होल प्रोसेस। होल प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए इनिशियल फाइनल टेम्परेचर ये हमें देखने। तो हमें दिख रहा था यहाँ तो टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है ही, केल्विन में कहें तो 300। फिर बी से सी तो टेम्परेचर चेंज हुआ, लेकिन सी से एफ तक लगातार टेम्परेचर 11 डिग्री सेल्सियस ही रहा है, तो इससे मदद मिल जाएगी हमें। तो अब फिर से इंटरनल एनर्जी का चेंज निकालने के लिए NCV∆T का फॉर्मूला ही यूज़ करेंगे। n की वैल्यू 10, CV 3R/2,
और डेल्टा टी सीधे हम लोग 27 में से 11 माइनस करेंगे तो 16 डिग्री का फर्क आ गया। तो ये वैल्यू 16 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है, फाइनल टेम्परेचर कम है, तो ये वैल्यू -240 आर के बराबर आ जाती है। तो इससे सी ऑप्शन भी सही आ रहा है। अब डी ऑप्शन में एक पार्ट तो सही है कि ए से बी में की टेम्परेचर 624 केल्विन है, प्रेशर में इसको चीज को चेक करना है। तो प्रेशर के लिए रिलेशन हम ये यूज कर सकते हैं कि पीवी टू द पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो यानी पहले जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था 1 एटमॉस पी नॉट ही लिख लेते हैं, और पहले वॉल्यूम था वी नॉट और उसकी पावर 5/3। बाद में जो प्रेशर है वो पी हो गया है, बाद वाले वॉल्यूम को हम लोग वी नॉट बाई 3 और इसकी पावर 5/3 लिख दे रहे हैं। इससे हमें जो फाइनल प्रेशर मिलेगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट इंटू 3 टू द पावर 5/3 मिल रहा है। तो 3 टू द पावर 5/3 2.08 नहीं होगा, तो ये पार्ट गलत हो गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं ए बी सी ये तीनों इसमें सही हैं, बाकी डी करेक्ट नहीं होगा। हेलो बच्चों, हम लोग जेई एडवांस जो अभी हुआ है 17 तारीख को, उसका पेपर 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 10 से हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आप कह सकते हैं एरर मेजरमेंट का क्वेश्चन आया है, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन में इसको आप देख सकते हैं। इसमें कह रहा है 2 थिन वायर 1 डायमीटर 0.65 और वायर 2 अननोन डायमीटर आर गिवन। To obtain the value of D, the diameter of 2 wires are measured with screw gauge। तो ये screw gauge का क्वेश्चन है। The screw gauge has a pitch 0.5 mm and there are 100 division on circular scale, उसको CS बोला है। The smallest division on linear scale LS is 0.5। The table show the reading of LS and CS for measurement, the value of D। तब कुछ बच्चे का ये इसमें क्वेरी आ सकता है कि मैं सीधा सीधा फार्मूला पुट करके ही डी निकाल लूँ, क्योंकि इससे तो सीधा सीधा डी निकल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि जब हम पहले वाले रीडिंग से देखेंगे तो इसका जो रीडिंग मेजरमेंट से जो रीडिंग आएगा और जो एक्चुअल वैल्यू दिया है ये सेम नहीं आता है। तो यहाँ पे हम एरर की बात करेंगे, जीरो एरर। तो सबसे पहले हम पहले वाली वैल्यू से एरर निकालते हैं। पहले तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है हमें गिवन है 0.650 मिलीमीटर। अब हम रीडिंग से देखते हैं। तो रीडिंग हम लोग जानते हैं मेजर्ड वैल्यू, तो देखिए LS प्लस CS। अब CS जो होता है सर्कुलर स्केल की डिवीजन है, तो उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू लीस्ट काउंट। LS हमें दे दिया है 0.5 प्लस CS जो है यहाँ पे 42 इंटू लीस्ट काउंट। इसका कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं लीनियर स्केल जो है 0.5 mm, उसका पिच है एक तरीके से, और 100 डिवीजन है, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे ये 0.5 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना प्लस का 0.21 और ये कैलकुलेट होके आ रहा है 0.71। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जो मेजर एग्जैक्ट वैल्यू है ये है और मेजर्ड वैल्यू ये आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें जीरो एरर है। तो ये जीरो एरर कैसे निकालेंगे, तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये जीरो एरर देगा। तो यहाँ पे जीरो एरर देखते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें ऑलरेडी कुछ पहले से एरर है जो कि कुछ मेजर कर रहा है पहले से वैल्यू, और वो कितनी होगी तो इसको माइनस करके निकाल सकते हैं। 0.71 माइनस 0.65, ये सॉल्व करके यहाँ से देख सकते हैं ये आ जाएगा 0.5 गया, ये कितना हो गया 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, 0.06। अब दूसरी रीडिंग पे आते हैं हम लोग। दूसरी रीडिंग, अच्छा ये जो एरर है ये दोनों केस में सेम होगा, तो आपको क्या करना है अगले केस में भी इसको, अब जैसे इसमें ज़्यादा आ रहा था तो इसको माइनस करना पड़ेगा,
तो अगले केस में भी इसे माइनस ही करना पड़ेगा। तो रीडिंग वायर टू की रीडिंग, अब इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे? तो फिर से वही LS प्लस CS इंटू लिस्ट काउंट, और इसमें माइनस कर देंगे 0.06। अब हमें जो गिवन वैल्यू है उसको देखिए 1.5 प्लस 95 इंटू यहाँ पे जो किए थे सेम लिस्ट काउंट है 0.5 डिवाइड बाय 100 और माइनस का 0.06। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी इसकी 1.915 9.9 अच्छा 75। तो फिर इसका आपसे पूछा है, इसमें ये मिलीमीटर में आया, तो इसका सीधा सीधा इसमें माइनस करके सॉल्व करेंगे तो 1915 ये मिलीमीटर, और चूंकि आंसर माइक्रोमीटर में पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1915। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 जो है तो ये भी एरर का ही क्वेश्चन, लेकिन इसमें थोड़ा सा इसका डिफ्रैक्शन का पार्ट पूछ लिया है। इसको हम कैसे देखेंगे? कह रहा है इन ए सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट स्लिट विड्थ जो कि हमें दे दिया है इज यूज टू मेजर द वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स इन द डिफ्रैक्शन पैटर्न द एंगुलर डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल मैक्सिमा एंड फर्स्ट मिनिमा इज मेजर्ड टू बी 2 डिग्री एंड ±40 मिनट। द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल एरर इन मेजरमेंट ऑफ वेवलेंथ। तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एरर ऑफ मेजरमेंट इन वेवलेंथ का मतलब होता है डेल्टा लेम्डा बाय लेम्डा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसमें लेम्डा और ये डी में रिलेशन आए। तो हम जानते हैं डिफ्रैक्शन से कि डी साइन थीटा बराबर एन लेम्डा होता है, और हमें फर्स्ट मिनिमा देखना n1 हो जाएगा तो यहाँ से लेम्डा आ जाएगा। अब हमें लेम्डा में एक तरीके से फ्रैक्शनल एरर निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, हम लोग जानते हैं जब भी एरर का क्वेश्चन ऐसा कुछ आया करे मल्टीप्लाई में हो तो हम दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं। तो ln लेम्डा इक्वल टू ln डी प्लस का ln साइन थीटा। अब इसको दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये आ जाएगा 1 बाय लेम्डा डी लेम्डा इज इक्वल टू 1 बाय डी ऑफ डी प्लस का साइन ln साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 बाय साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा करेंगे तो ये कॉस थीटा डी थीटा। अब हमें यही चाहिए डेल्टा, तो इसको अब स्मॉल चेंज है, ज़्यादा चेंज नहीं है, तो स्मॉल चेंज में डी लेम्डा को डेल्टा लेम्डा भी लिख सकते हैं यहाँ पे अपॉन लेम्डा। ये हो गया डेल्टा डी बाई डी प्लस का। अब आपको साइन 2 की वैल्यू दिया है, हमें साइन में ही लाना पड़ेगा, तो कॉस को भी हम यहीं पे चेंज कर लेते हैं। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर आ गया डेल्टा थीटा। अब यहाँ से देखेंगे तो डेल्टा लेम्डा बाय लेम्डा, डेल्टा डी हमें दिया है, ये है डी, तो ये 0.002 डिवाइडेड बाय 0.016 प्लस। अब यहाँ पे क्या करते हैं, साइन को दोनों में ही अंदर लेके चले गए, तो ये हो गया 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब ये हमें दिया है वैल्यू इसकी थीटा की 2 डिग्री, तो 2 डिग्री और माइनस का 1 इंटू अब डेल्टा थीटा। देखिए यहाँ पे ये जो डेल्टा थीटा है ये मिनट में है, इसको हमें सबसे पहले चेंज करना पड़ेगा। तो इस बॉक्स में मैं बता देता हूँ, डेल्टा थीटा जो है वो हमारे पास 40 मिनट है, जबकि ऐसा यूनिट हम जानते हैं डिग्री भी नहीं होता है, रेडियन में होता है। तो पहले इसको हमें डिग्री में चेंज कर लिए और रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 कर देंगे।
तो डेल्टा लेमडा बाय लेमडा ये 1/8 आ जाएगा। अब इसमें आपके वैल्यू दिया है इसका sin 2 डिग्री की वैल्यू दे दिया है, तो 1/035 -1 और पूरे में मल्टीप्लाई में आप इसको लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व कर देखें तो ये π/270 आ रहा है, देख लीजिएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे। तो अब इसके बाद कैलकुलेशन है, आप लोग खुद से कर सकते हैं कैलकुलेशन। ये सॉल्व करके आएगा आपका 0.4। तो आंसर इसका आप कह सकते हैं 0.545 से 0.46 के बीच में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 12 क्वेश्चन में इसने रे ऑप्टिक्स में जो ब्रिस्टर एंगल का यूज करते हुए क्वेश्चन पूछा है। ठीक, अब ये कैसे यूज किया है वो देखिए। अब कह रहा है कि इसमें एक अनपोलराइज लाइट इंटर हो रहा है और यहाँ पे ये रिफ्लेक्शन करके जब बाहर निकल रहा है तो ये PPL बता रहा है इसको। अब ये PPL हम जानते हैं, अगर ये PPL है तो ये जो लाइट इमर्ज होके आ रही होगी ये भी प्लेन पोलराइज होगी। तो ये जो एंगल है यहाँ पे ये ब्रिस्टर एंगल के बराबर होगा, जिसको हम IP लिख देते हैं। और इस केस में जो R होता है और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 होता है। तो यहाँ से कह सकते हैं IP प्लस R जो होगा वो 90 के बराबर होगा। अब हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो स्नेल्स लॉ ये वाटर से P में NP में लगाएंगे तो NW साइन IP इज इक्वल टू NP साइन R। दोनों को ही सेम एंगल में ले आते हैं रिलेशन इसको यूज करके। तो साइन IP इज इक्वल टू NP और साइन R को हम लिख सकते हैं 90 माइनस का IP। ये कॉस IP हो जाएगा, इधर कर लेंगे तो 10 IP हो जाएगा और NP बाय NW। NP हमें गिवन है 4/√3 और NW 4/3। इससे सॉल्व करेंगे ये √3 आ जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं IP जो होगा 60 डिग्री। अब आपसे पूछा है I, द वैल्यू ऑफ I इन डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे देखिए, आप फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ से पहले R निकाले फिर यहाँ पे दोबारा स्नेल्स लॉ लगाए। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस मीडियम और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। तो ये क्लास में ही कराया जाता है ऐसे क्वेश्चन कि अगर सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में गया है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल ही होगा। तो आप कह सकते हैं I जो होगा वो IP के बराबर होगा और ये आंसर आ जाएगा इसका कितना, तो 60 डिग्री में पूछा था। तो ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि सबसे आसान क्वेश्चन अगर देखा जाए तो यही इस पेपर में होगा। अब ये क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड है, जो आप लोग एक्सपेरिमेंट में देखते होंगे, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें भी आप इसको इजी टू मॉडरेट में ही रख सकते हैं, क्वेश्चन को ज़्यादा टफ है नहीं। तो कह रहा है एज शोन इन द फिगर रेसिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर कैन बी फाउंड बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। हियर द रेसिस्टेंस R2 ये वाला रहा, is adjusted such that when the key is closed the deflection in galvanometer becomes half value as compared to K is open। यानी पहले जो इसमें करंट जा रहा होगा और की क्लोज करने के बाद जा रहा होगा तो वो आधी हो जाएगी पहले की। तो हाफ डिफ्लेक्शन इज ऑब्टेन एट R2 इक्वल टू 4। यानी हमने बता दिया ये जब 4 ओम होगा तब जा करके हाफ डिफ्लेक्शन आ रहा है। एंड दस द गैल्वेनोमीटर रेसिस्टेंस इज फाउंड टू बी, और इसमें गैल्वेनोमीटर की रेसिस्टेंस जो है वो 6 ओम है। इन दिस हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू रेसिस्टेंस R1। ये जो फाइनल केस है जब की क्लोज किए उस समय इसमें करंट कितना होगा। तो हम पहले करंट निकालते हैं जब की ओपन है। तो जब की ओपन है तो उस केस में इस R2 की कोई
वैल्यू इसमें रोल प्ले नहीं करेगा, तो सिर्फ R1 और G देखेंगे। तो ये 10/R1 प्लस 6। अब जब हम की क्लोज कर रहे हैं तो ये इसके साथ पैरेलल में होगा और फिर जो ये आया वो इसके साथ सीरीज में। तो हम नया करंट देख रहे हैं इसमें, स्विच क्लोज करने के बाद कितना होगा। तो वोल्टेज तो 10 ही रहना, R1 वही है, इसका जो नेट रेसिस्टेंस है वो हो जाएगा 6 × 4 डिवाइड बाई 6 + 4। और ये जब सॉल्व करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस, और ये आ जाएगा 2.4। अब आपसे गैल्वेनोमीटर में पूछा है कि करंट जो है वो आधी हो रही है। ये करंट, इस पे नया करंट है, इससे जो नया करंट जाएगा वो करंट ये आया। तो हम क्या करेंगे, ये करंट को डिवाइड करेंगे। तो की क्लोज करने के बाद गैल्वेनोमीटर से जो करंट आएगा, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर आफ्टर क्लोजिंग की, IG लिख लेते हैं। तो इस करंट को डिवाइड कर देंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2.4 इंटू, हम लोग जानते हैं इन्वर्स रेशियो में जाता है, तो 4/10 कर लेंगे, 6 + 4। तो यहाँ से आ जाएगा IG। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो करंट है वो इनिशियल जो करंट था, इनिशियल यही था क्योंकि दोनों में सेम जा रहा था, इसका 1/2 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10/R1 प्लस 6 का हाफ इसके बराबर कर लेंगे, 10 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 2.4 इंटू 4/10। देखिए यहाँ से R1 आसानी से निकाल सकते हैं, आप सॉल्व करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 12 ओम। अब करंट आपका पूछा कब है, तो जब हाफ डिफ्लेक्शन मेथड में जब हाफ हो रहा है उस समय इससे करंट कितना जाएगा। इन हाफ डिफ्लेक्शन कंडीशन द करंट इन मिली एम्पियर थ्रू R1 से कितना करंट जाएगा, तो R1 से करंट क्या जा रहा था ये। तो इसमें क्या कीजिए, आप R1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, और ये पुट करके जब आंसर निकालेंगे तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 694.44। एक्चुअली में ये मिली एम्पियर में पूछा है तो ये आएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप कहेंगे तो लेंदी है, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी जाएगा। और इसने दो कॉन्सेप्ट को क्लब किया है, कैपेसिटर में फ्लूइड का कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व किया है। तो बस क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, आप आंसर तक पहुंच सकते हैं आसानी से। तो इसमें क्वेश्चन पहले देखते हैं। कह रहा है कंटेनर ऑफ हाइट 2 मीटर। तो देखिए इसकी हाइट 2 मीटर दे दिया, एंड ब्रेथ 1 मीटर, जो कि ये दिख रहा है आपको 1 मीटर, ये है, ये भी 1 मीटर, इज मेड ऑफ इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल ऑफ 2 लार्ज एरिया हॉरिजेंटल मेटल M1 और M2। ये M1 है और ये M2 है। ये बहुत ही लार्ज मेटल है, आप कह सकते हैं इधर और इधर बहुत दूर तक जा रहा है। विच एक्सटेंड फार बियॉन्ड द वर्टिकल वॉल, कह भी रहा है बहुत दूर जा रहा है। द कंटेनर इज पार्टीशन इनटू 2 इक्वल चैम्बर। अब ये 2 इक्वल चैम्बर में डिवाइड किया है। विथ अ थिन इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल, ये इंसुलेटिंग वर्टिकल वॉल, ठीक है। द पार्टीशन वॉल कंटेन ए स्मॉल होल। अब यहाँ पे एक होल दिखा रहा है आपको। क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया √10 सेंटीमीटर स्क्वायर नियर इट्स बॉटम एज। इनिशियली द होल इज क्लोज्ड एंड द लेफ्ट चैम्बर ऑफ कंटेनर इज कम्प्लीटली फिल्ड। अब इसमें पूरा का पूरा लिक्विड भरा हुआ है, जो कि पूरा भरा हुआ और ये पूरा खाली है। विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका दे दिया 15 एंड राइट चैम्बर इज एम्प्टी, और खाली है तो हम जानते हैं एयर का 1 होता है, इसने दे भी दिया। एट t = 0 होल इज ओपन एंड द लिक्विड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट चैम्बर टू राइट चैम्बर। अब जैसे ही ये होल ओपन कर देंगे, इधर से लिक्विड इधर जाएगा। इन बोथ चैम्बर द स्पेस एबव द लिक्विड हैज εr।
अब इधर से खाली होगा तो इधर भी एयर और इधर भी एयर। एंड मेंटेन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब दोनों तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। द स्कीमेटिक ऑफ कंटेनर आर एट टाइम टी ग्रेटर देन 0। अब देखिए इसमें लिक्विड थोड़ा सा आ गया तो कह सकते हैं ये थोड़ा टी टाइम के मतलब एक 0 से आगे का फिगर शोन किया गया है। तो आपसे इसमें क्वेश्चन पूछा है, अब देखिए डायग्राम आपको ध्यान में रखना होगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि हाइट इन मीटर ऑफ लिक्विड इन लेफ्ट चैम्बर एट टी इक्वल टू 500। अब लेफ्ट में कितनी हाइट होगी 500 सेकेंड बाद। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट चैम्बर में ही ये जो टी ग्रेटर देन 0 का है मान लेते हैं टी टाइम का ही है, इस समय इसकी हाइट h मान लेते हैं। अब देखिए पानी का वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहेगा ऑलवेज, तो इधर जब 2 तक था तो इसमें से कुछ इधर चला गया तो इधर h बचा, तो इधर आप कह सकते हैं कि इसकी हाइट 2 - h होगी। अब चूंकि यहाँ पे प्रेशर बोला है PATM है और इधर भी प्रेशर PATM होगा, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक बर्नौली लगा रहे हैं। यहाँ पे वेलोसिटी v मान रहे हैं और इसकी मान लेते हैं v1। हम यहाँ से यहाँ तक के लिए बर्नौली लगा रहे हैं, ठीक। तो बर्नौली इक्वेशन बाय क्या कहता है, यहाँ का प्रेशर P0 प्लस यहाँ की हाइट तो h रो g प्लस का हाफ रो v1 का स्क्वायर। अब इधर आएंगे तो यहाँ का प्रेशर P0 प्लस, अब इसमें कितना नीचे जाना होगा तो रो g 2 - h और प्लस का यहाँ की वेलोसिटी हाफ रो v स्क्वायर। अब आप यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाएंगे तो देखिए v के रिस्पेक्ट में v1 बहुत ही स्मॉल होगा। देखिए v के रिस्पेक्ट में v1 स्मॉल होगा तो हम इस वाली इक्वेशन में v1 वाली वैल्यू को 0 मान सकते हैं, मतलब ये वाली वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल है तो इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ से P0 कैंसिल हो जाएगा, इसमें रो भी तीनों में आ रहा है, रो भी काट सकते हैं आप यहाँ से। तो यहाँ से Hg इज इक्वल टू 2g माइनस का GH प्लस का v स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ से v निकालेंगे v स्क्वायर तो ये इस तरफ आ जाएगा, तो 4gh माइनस का 4g और v देखेंगे तो आगे अंडर रूट से भी हम इसे बाहर ही निकाल लेते हैं। तो ये 2√g अंडर रूट h - 1। अब ये वेलोसिटी आई किसी इंस्टेंट पे, आपसे पूछा है 500 सेकेंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी यहाँ से यहाँ तक के लिए लगा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी है, यहाँ देख सकते हैं। मान लेते हैं इधर का एरिया जो है वो A1 है और इसका एरिया आपको गिवन है A2 √10 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्वेश्चन में गिवन था। तो A1 V1 इक्वल टू A2 V जो हमने ये निकाला है। A1 आप देखेंगे तो ये 1 मीटर है और अंदर विड्थ भी 1 मीटर है, तो इसका एरिया ऐसा यूनिट में 1 ही आ जाएगा। अब V1 की जगह हम इसका रेट ऑफ चेंज देखना, तो रेट ऑफ चेंज इसकी हाइट किस रेट से चेंज हो रही, तो क्या ये V1 जो होगा वो एक तरीके से dH/dt ही तो देगा, और चूंकि ये नीचे आ रहा है घट रहा है तो dH/dt निगेटिव में आएगा। A2 अंडर रूट 10, अब चूंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है 10 की पावर माइनस का 4 इंटू V, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का dH/dt अंडर रूट 10 और ये 2 10 की पावर माइनस 4 इंटू 2 √g और h - 1।
अब यहाँ पे देखिए रूट जी, यहाँ ये अंडर रूट 10 है और रूट जी है, ये 10 हो जाएगा। और इसके बाद इसका देखेंगे तो ये आ गया माइनस का माइनस, आप उस तरफ भेज दीजिए, डी एच बाई डी टी इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 2 और रूट h माइनस 1। अब सेम वेरिएबल को सेम साइड ले आएंगे, डी एच अपॉन अंडर रूट h माइनस 1 इज इक्वल टू, ये माइनस यहाँ पे था, इधर भेज दिए थे, तो माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डी टी। अब आप इसको लिमिट लगा सकते हैं। तो लिमिट हम कैसे लगाएंगे, देखिए शुरुआत में ये फुल था, तो जब टाइम 0 था, फुल था, तो ये 2 मीटर की हाइट पे था। अब टाइम t बोल दिया है 500 सेकेंड, तो यहाँ पे 500 सेकेंड पुट कर दिए, और उस समय पूछा ही है हाइट लेफ्ट कॉलम में क्या होगी, तो इसको h ही मान लेते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो आप बेसिक मैथ्स में भी पढ़ते हैं। तो ये h माइनस 1 की पावर माइनस का हाफ प्लस 1 अपॉन में माइनस हाफ प्लस 1, और इस पे लिमिट लगा देंगे 2 to h। इधर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और 500 पुट कर दिए तो माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 500, और यहाँ से अब सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट पुट करके, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट कैलकुलेशन नहीं है। तो यहाँ से आप h कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25 मीटर, और यही पूछा है आपका कि हाइट कितना होगा मीटर में, तो सीधा सीधा आंसर 1.25 लिख सकते हैं। अब जो इसका दूसरा पार्ट है उसमें कैपेसिटेंस का यूज है। पहले वाले में तो कहिए कैपेसिटेंस फालतू का कुछ था ही नहीं यूज, इसमें कैपेसिटेंस का अच्छा यूज है। तो इसने कह रहा है कि इफ द डिफरेंस इन द कैपेसिटेंस इन माइक्रोफेराड, डिफरेंस की बात कर रहा है बिटवीन द मेटल प्लेट्स एट t इक्वल टू 0। देखिए t इक्वल टू 0 पे एक कंप्लीटली फिल था और दूसरा कंप्लीटली एम्प्टी था, एंड दैट एट t इक्वल टू 500 इज 8 माइनस n इंटू एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, द वैल्यू ऑफ n। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो t बराबर 0 का डायग्राम देखते हैं और t बराबर 500 का। तो पहले ये जो कैपेसिटर है तो इसमें ये कहाँ तक है, बहुत दूर तक, और इसमें ये वाला पार्ट जो 1 मीटर का है ये कंप्लीटली भरा हुआ है एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक से, और ये वाला पार्ट जो है वो कंप्लीटली खाली है, यानी इधर एयर। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, जो इधर खाली है इसको हम कुछ कैपेसिटेंस मान लेते हैं, क्योंकि ये वाला कैपेसिटेंस फाइनली भी हमको आंसर में आना ही है। तो इसका हम मान लेते हैं कि इधर जो खाली जगह है वो C0 इसका कैपेसिटेंस है, और ये जो एप्सिलॉन r इसका दिया है 15, और ये दोनों इसके साथ पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में कैसे होंगे आप देख सकते हैं, हमको ऊपर और नीचे वाला पोर्शन के बीच में पूछा है, ये दोनों के बीच में, ये एयर वाला तो दोनों के पार्ट सेम है। अब ये दो कैपेसिटर मान लीजिए इसके साथ पैरेलल में, तो पहले जो इसका C इनिशियल आएगा C0 प्लस, अब ये कैपेसिटर इसके साथ पैरेलल में, तो क्या होता है कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A। अब A इसका देखिए 1 मीटर और अंदर भी 1 मीटर है, तो एरिया और ऐसा यूनिट में ही यूज करना है तो 1 आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब D जो है वो इनका गैप, और ये हाइट जो है वो 2 दिया है तो 2 यूज कर लेंगे। राइट वाला पार्ट एम्प्टी था तो इस केस में एप्सिलॉन नॉट, अच्छा इसमें पूरा का पूरा भरा है तो ये एप्सिलॉन R भी आता है, तो 15 भी आपको यूज करना है इसमें, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A, एरिया 1। दूसरे केस में ये एम्प्टी है तो एरिया 1 हो गया, और एयर डाइलेक्ट्रिक है 1 आ गया बाय 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा C0 प्लस का, सॉल्व कर लेंगे इसका 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पहला वाला पार्ट था कैपेसिटेंस जब
t बराबर 0 की बात कर रहे थे। अब हम देखते हैं t इक्वल टू 500, t इक्वल टू 500 सेकेंड पे अभी हमने पिछले पार्ट का आंसर निकाला था, जिसमें ये वाला पार्ट कितना भरा हुआ था, तो 1.25, और दूसरा वाला पार्ट जो था तो आप 2 में से माइनस करके निकाल सकते हैं, तो ये आ जाएगा 0.75। अब देखिए ये जो खाली वाला पार्ट था इस तरफ और इस तरफ, ये तो अभी भी उतना ही है, लेकिन ये वाला जो दो कैपेसिटर है ये अब एक तरीके से दो कैपेसिटर का सीरीज कॉम्बिनेशन पहले आएगा और इधर भी दो का सीरीज, अब फिर जो आया उसके साथ पैरेलल, तो इसका जो C फाइनल आएगा, एक तो C0 और इधर एयर और इधर डाइलेक्ट्रिक, हम इन दोनों का पहले सीरीज निकालते हैं। तो आप लोग 12th बोर्ड में भी आप फार्मूला यूज करते हैं, इसका सीधा सीधा निकालते हैं। सीधा सीधा फार्मूला क्या आता है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन, पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूँ फिर बाद में वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, टी यहाँ पे क्या है, थिकनेस जितने में डाइलेक्ट्रिक है, तो जो कि ये 1.25 आएगा, 1 माइनस 1 बाय के, के कहने का मतलब के जानते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं, प्लस सेम इसमें भी फार्मूला वही लगा सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, डी इसका गैप है, माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। अब देखिए कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा टफ जाने वाला है और कुछ नहीं है, अब वैल्यू पुट करना है पूरा पूरा, ये 1 2 है, माइनस टी जो है इस केस में 1.25 लिखेंगे और 1 माइनस 1 अपॉन 15 प्लस एप्सिलॉन नॉट, फिर से 2 माइनस टी 0.75, 1 माइनस 1 बाय 15। अब आप इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करना चाहिए, खुद से कीजिएगा, तो इसकी फाइनल कैपेसिटेंस जो आएगी वो C0 प्लस का, अब ये कैलकुलेशन देख सकते हैं इसमें 128 डिवाइडेड बाय 65 एप्सिलॉन नॉट। अब आपसे पूछा है क्या, तो डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, डेल्टा C आप कह सकते हैं, तो ये C इनिशियल माइनस C फाइनल। देखिए C0 दोनों में आ रहा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, तो सीधा सीधा एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 8 माइनस का 128 डिवाइडेड बाय 65। अब इसको आप इस वाले एक्सप्रेशन से कंपेयर कर सकते हैं, तो n की वैल्यू आप कह सकते हैं आ जाएगा 128 अपॉन 65 और ये सॉल्व करके आ जाएगा 1.97 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कराना चाह रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रोटेशन का क्वेश्चन है, और रोटेशन में आप लोग देखे होंगे जब भी कभी क्वेश्चन आता है अच्छा, तो कहीं ना कहीं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज होता है, तो यहाँ पे भी सेम आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देखते हैं, A uniform circular disc 0.2 of and mass 1 kg is pivoted at C, pivoted है C पे, such that it can rotate freely around C in XY plane। अब ये इसी प्लेन में रोटेट हो सकता है as shown in figure। Initially when disc is at rest, अभी ये रुका हुआ है, a particle of mass 20 ग्राम, ये जो मास है ये पार्टिकल ये 20 ग्राम का है, ट्रेवलिंग along नेगेटिव एक्स, इस तरफ से आ रहा है, in XY plane with a speed 100 मीटर पर सेकेंड, hits the circumference of the disc at P, P को हिट कर रहा है। After collision the particle moves along negative y direction, टकराने के बाद सीधा सीधा नीचे चला गया at a speed 90 मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये आफ्टर कोलिजन डिस्क स्टार्ट टू रोटेट अराउंड पॉइंट C,
अब ये टकराने के बाद ये डिस्क सी के अबाउट रोटेट करना चालू कर दिया इन एक्स वाई प्लेन। द मैक्सिमम चेंज इन हाइट ऑफ इट्स सेंटर, यानी ओ जो है उसकी मैक्सिमम हाइट कितनी जाएगी। बाकी अब यहाँ पे देखिए, हम लोग जानते हैं जनरली जहाँ हिंज होता है उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने में सही रहेगा। तो यहाँ से हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व कर सकते हैं? क्योंकि ये जब टकरा रहा है तो नॉर्मल इम्पल्सिव फोर्स होगा, लेकिन वो इंटरनल हो जाएगा, और mg नॉन इम्पल्सिव है, और बाकी जो भी फोर्स आएगा वो हिंज से आएगा। तो आप कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा। तो बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल इनिशियल हम लिख रहे हैं। तो देखिए एल इनिशियल, ये वाली डिस्टेंस जो होगी ये r cos 45। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, अब इनिशियल क्या पार्टिकल के ही तो पास होना है क्योंकि डिस्क तो रुका हुआ था। तो हम कह सकते हैं m स्मॉल m पार्टिकल का मास और v इनिशियल मान लेते हैं जो इसका 100 दिया था, और इनटू में डिस्टेंस परपेंडिकुलर देखेंगे c से, तो r प्लस r cos 45। तो यहाँ से कह सकते हैं m v इनिशियल, r कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 1/√2। फाइनली, अच्छा फाइनली अब डिस्क भी घूम रहा है, पार्टिकल भी नीचे जा रहा है, दोनों का ही एंगुलर मोमेंटम हमें ऐड करना होगा। तो डिस्क हम मान लेते हैं ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, चूंकि ये सी के अबाउट घूम रहा है तो इसका, और प्योर रोटेशन है, तो इसका हम एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा। और पार्टिकल का जब ये फाइनली जाएगा, अच्छा दोनों की देखेंगे डायरेक्शन भी सेम आ रहा है, नीचे जा रहा है, इसके अबाउट ये भी क्लॉकवाइज ही आएगा। तो हम कह सकते हैं स्मॉल m v फाइनल, और इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा r sin 45। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल। अब इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, तो मास की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। 20 ग्राम दिया है शायद, तो 20 ग्राम 20 डिवाइडेड बाय 1000 ऐसा यूनिट में लेके चलेंगे। v इनिशियल 100 से आ रहा था, r 0.2 दिया है, और 1 प्लस 1/√2। फाइनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट देखेंगे तो ये 3/2 mr²। अच्छा, इसका मास 1 kg है और r 0.2 का स्क्वायर इंटू ओमेगा प्लस m, ये 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। v फाइनल दिया है 90 और r sin 45/√2। अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, आप ये कर सकते हैं खुद से, और यहाँ से सॉल्व करके ओमेगा निकाल लेंगे। तो यहाँ से ओमेगा आ रहा है सॉल्व करके 7.138 रेडियन पर सेकेंड। अभी आंसर नहीं आया इसका, अभी इसका ओमेगा आया। आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास कितना हाइट राइज होगा, तो जब ये राइज होगा तो उस केस में इसकी काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, या वर्क एनर्जी थ्योरम से भी आप निकाल सकते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम से देखते हैं। तो फाइनली mgh पोटेंशियल वर्क एनर्जी थ्योरम में हाइट मान लेते हैं, h राइज हुआ, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल 0 माइनस का हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब इसमें आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो mgh
हाफ आई अभी निकाले थे 3/2 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हर एक चीज़ नोन है, m तो कैंसिल हो गया और हर एक चीज़ नोन है। ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, r गिवन है, g पता ही है, तो यहाँ से h सॉल्व करके इसकी वैल्यू आएगी 0.15 मीटर। और आपसे मीटर में ही आंसर पूछा है तो 0.15 इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से ये लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, बड़ा छोटा सा लिख दिया है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस इन कोलिजन। तो हम लोग जानते हैं कि कोलिजन है तो कुछ एनर्जी लॉस भी हो सकती है। लॉस कैसे निकालेंगे? लॉस कभी भी पूछा जाए तो इनिशियल में से फाइनल माइनस कर देंगे काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस आ जाएगा। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब इनिशियल कौन चल रहा था? तो सिर्फ पार्टिकल चल रहे थे, तो इसके पास ही काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फाइनल जब देखेंगे तो फाइनली दोनों ही चल रहे थे, तो हम दोनों की काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे। डिस्क का हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और पार्टिकल की हो जाएगी हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी लॉस आप कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब ये कैलकुलेशन है, इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम वी इनिशियल हम लोग को गिवन है क्वेश्चन में, और माइनस का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस का हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर। देखिए हर एक डेटा गिवन है, मास गिवन है हमें 0.20 ग्राम है, आई निकाल चुके थे, मास यहाँ पे पुट करेंगे। वी इनिशियल दिया है 100 और वी फाइनल 90, ओमेगा हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 17.47 जूल, और आपको जूल में ही पूछा है आंसर, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 17.47। ठीक है, थैंक यू।